क्या दर्द सिर्फ औरतों को होता है? क्या आंसू सिर्फ औरतों की आंखों में ही होते हैं? मर्द के आंसू तो उसके आंखों में ही सूख जाते हैं, क्योंकि समाज ने उसे सिखाया है मर्द रोते नहीं। लेकिन उस रात जब एक लड़का तीसरी बार महिला थाने में आया और धीमी आवाज़ में सिर्फ ये बोला, मैडम मुझे बचा लीजिए, तब सब कुछ बदल गया। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिल को छू लेने वाली और दिलचस्प कहानियां। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है दोस्त, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए आपको ये दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। शहर का महिला थाना, रात का वक्त, दीवार की घड़ी की टिक टिक भी जैसे नींद से ऊब चुकी थी। हल्की सी ठंडी हवा खिड़की की सलाखों से झांक रही थी। थाने के अंदर हल्का सा सन्नाटा था। सिर्फ राइटिंग डेस्क पर बैठी कांस्टेबल शीला की कलम की खड़खड़ाहट गूंज रही थी। रात के 10:12। बाहर से दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर दाखिल हुआ एक युवक, दुबला पतला, करीब 27-28 साल का। शर्ट की कॉलर करीने से लगी हुई, बाल संजीदगी से संवरे हुए, लेकिन आंखें थकी हुई। ऐसी थकान नहीं जो काम से होती है, ये वो थकावट थी जो आत्मा पर बोझ डालती है। उसके होंठ सूखे थे और होंठों के कोनों पर एक अजीब सी खामोशी चिपकी हुई थी, मानो चीखना चाहता हो पर आवाज़ गले में ही कहीं दम तोड़ जाती हो। उसके हाथ में एक फाइल थी, हल्की सी फटी हुई, किनारे से मुड़ी हुई, जैसे उसका हौसला। वो सीधा डेस्क के सामने जाकर रुका। मैडम, उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट जैसी थी, मुझे बचा लीजिए, वो मुझे रोज़ मारती है। SHO प्रज्ञा सिंह ने सिर उठाकर देखा। वो 40 के करीब थी, कमांडिंग बॉडी लैंग्वेज, ऑल इन वन खाकी पहनावा और आंखों में बर्फ जैसी धार। उनके पीछे दीवार पर नेताजी की तस्वीर थी और सामने मेज पर गंगा जल की एक छोटी सी शीशी। उन्होंने नज़र घुमाकर उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा। नाम क्या है तुम्हारा? नितिन चौधरी। प्रज्ञा ने हल्के से नाक सिकोड़ते हुए कहा, बीवी से थोड़ी बहुत नोकझोंक तो हर घर में होती है, तुम मर्द होकर महिला थाने क्यों आए हो? लड़के ने कोई बहस नहीं की, वो बस एक छोटी सी मुस्कान मुस्कराया। वो मुस्कान जो दरअसल एक हार थी, स्वीकार्यता थी, या शायद दुनिया की संवेदनहीनता को देखने की आदत बन चुकी थी। कांस्टेबल शीला ने कान में फुसफुसाया, मैडम ये तीसरी बार आया इस हफ्ते, हर बार अर्जी में कुछ अलग लिखा होता है, लेकिन दर्द वही। प्रज्ञा ने फाइल उठाई। अर्जी में लिखा था, मैडम वो मेरी कॉल्स रिकॉर्ड करती है, मुझे ब्लैकमेल करती है, गालियां देती है, मेरे माँ बाप को फ़ोन करके मेरी उल्टी सीधी शिकायत करती है। मैं कभी हाथ नहीं उठाता, लेकिन फिर भी हर बार वो खुद को विक्टिम बनाकर मुझे नीचा दिखाती है। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं टूट रहा हूँ। प्रज्ञा ने एक सांस खींची, फिर अपने आप को संयमित किया। उन्हें अब भी शक था, कहीं ये कोई चालबाज आदमी तो नहीं, कोई मानसिक रोगी या फिर सोशल मीडिया अटेंशन का भूखा। उन्होंने उससे सवाल किया, तुम्हारे शरीर पर चोट के निशान क्यों नहीं है? नितिन ने शर्ट की बाँह ऊपर उठा दी। साफ चमड़ी, लेकिन एक पुराने जलने का निशान जो जैसे वक्त के साथ भी मिटा नहीं था। वो चोट वहाँ नहीं करती जहाँ दुनिया देखे मैडम, वो मेरे सिर पर मारती है और मन पर जख्म छोड़ती है। प्रज्ञा उसकी आंखों में देख रही थी और पहली बार उन्हें उन आंखों में झूठ नहीं, घुटन दिखी। वो घुटन जो किसी औरत की आंखों में होती तो शायद पूरा थाना उठ खड़ा होता, लेकिन एक मर्द के चेहरे पर देखकर सब चुप थे। नितिन चुपचाप वापस चला गया, सिर्फ जाते जाते वही शांत मुस्कान छोड़ गया, जैसे कहना चाहता हो, आप भी नहीं समझेंगी, कोई नहीं समझता। अगली रात वही समय, वही लड़का, नया कागज़, नया जख्म, लेकिन वही अर्जी, मैडम मुझे बचा लीजिए। प्रज्ञा ने अब फाइलों की एक अलग ढेर बनवा दी। पुरुष पीड़ित, केस नंबर 1, नितिन चौधरी। तीसरी रात जब वो फिर आया, प्रज्ञा ने अपना चश्मा उतारकर टेबल पर रखा, हाथ जोड़कर थाने की कुर्सी पर पीछे झुक गई और बुदबुदाई, ये या तो कोई बहुत बड़ा झूठ है या फिर कोई बहुत बड़ा सच। अब मुझे सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। SHO प्रज्ञा सिंह अपनी मेज पर बैठी फाइलों को उलट पलट रही थी।
उनकी आंखें अब भी उसी नाम पर अटकी थी, नितिन चौधरी। 3 रातें, 3 अर्जियां और हर बार उसी तरह की दरख्वास्त, मुझे बचा लीजिए। उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया, कुर्सी पर टेक लगाई और लैपटॉप ऑन किया। वोटर आईडी, आधार नंबर, जॉब प्रोफाइल, घर का पता, सोशल मीडिया सब निकालना शुरू किया। नितिन चौधरी प्रोफाइल खुलती है। नाम नितिन चौधरी, उम्र 28 वर्ष, कद काठी 5 फीट 8 इंच, दुबला पतला शरीर, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, आंखों में बुझी हुई सी थकान, शब्दों की ताकत, नर्म, विनम्र और धीमी आवाज़, जैसे हर शब्द सोच कर निकालता हो। व्यवहार शांत, संयमी, लेकिन भीतर कुछ दबा हुआ, कोई घुटन जो उसे हर रात महिला थाने खींच लाती थी। नितिन का जन्म एक सीधे साधे, शिक्षित, मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उसके पिता गोपाल चौधरी सरकारी स्कूल में विज्ञान के शिक्षक रहे। 35 साल तक ईमानदारी से पढ़ाया, फिर सेवानिवृत्त हो गए। माँ सरला चौधरी एक परंपरागत गृहिणी, जिनका जीवन चूल्हा चौका और परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहा। नितिन इकलौता बेटा था। उनके छोटे से 2 कमरे के घर में एक वार्डरोब थी, जिसमें माँ ने उसकी पुरानी रिपोर्ट कार्ड, कुछ इनाम की ट्रॉफियाँ और एक टूटा हुआ वॉकमैन अब तक संभाल कर रखा था। पिता ने हमेशा सिखाया, ईमानदारी से मेहनत करना, दुनिया तुझे समझे या ना समझे, तुझे खुद को समझना आना चाहिए। नितिन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ से की। 3 साल तक छात्रवृत्ति से पढ़ाई की, दिन में कॉलेज और रात में कोचिंग सेंटर में पार्ट टाइम टीचर की नौकरी की। पहली जॉब लगी नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में, तनख्वाह 38,000 प्रति माह, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। धीरे धीरे मेहनत और कोडिंग स्किल्स के दम पर प्रमोशन मिला। अब वो एक रिप्यूटेड कंपनी में कार्यरत था। कुल मिलाकर एक स्थिर, सम्मानजनक मिडिल क्लास प्रोफेशनल। नितिन आदर्शवादी था। उसने कभी शराब नहीं पी, गाली देना नहीं सीखा और लड़कियों से दोस्ती भी संकोच से करता था। उसे लगता था कि रिश्तों में सम्मान और भावनात्मक ईमानदारी सबसे ज़रूरी होती है। उसे किताबें पढ़ना पसंद था, प्रेमचंद से लेकर ओ हेनरी तक। उसे शांति पसंद थी। तेज म्यूजिक, पार्टी, ऊंची आवाज़ें, ये उसे असहज करती थी। वैशाली मेहरा एक तेज तर्रार, आत्मनिर्भर और आधुनिक सोच वाली लड़की, जिससे नितिन की मुलाकात एक कारपोरेट सेमिनार में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर 8 महीने बाद वैशाली ने खुद प्रपोज किया। नितिन चौंका लेकिन खुश भी हुआ। इतनी स्मार्ट और प्रोग्रेसिव लड़की मुझसे शादी करना चाहती है। शादी हुई 2 साल पहले। मीडिया, ऑफिस सर्कल, दोस्तों में यह शादी एक इम्प्रैक्टिकल मैच मानी गई। वैशाली मल्टीनेशनल कंपनी की टीम लीड, उम्र में 3 साल बड़ी, तनख्वाह दोगुनी से ज़्यादा। नितिन सीधे साधे परिवार से आया एक भावुक लड़का, पर नितिन को इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ा। उसे लगता था शादी बराबरी की होती है, मैं पत्नी को आगे देखकर खुश रहूँगा। पर धीरे धीरे यह सोच उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने लगी। शादी की पहली सुबह नितिन जब पूजा की थाली लेकर वैशाली के पास पहुंचा, उसने हल्की मुस्कान दी और कहा, कितना फिल्मी बनते हो यार, मॉर्निंग में पूजा, तुम सीरियस हो? नितिन मुस्कुराया और कहा, हाँ यही तो सिखाया गया है, दिन की शुरुआत शांति से होनी चाहिए। उसने ध्यान नहीं दिया कि वैशाली के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ एक सुपीरियर टोन थी, जैसे वो मानती हो ये सब डाउन मार्केट चीज़ें हैं। शुरुआत में वैशाली ओवर टाइम में बिजी रहती थी। रात 9-10 बजे लौटती। ऑफिस कॉल्स, लैपटॉप, मीटिंग, और फिर जब भी नितिन कुछ बात करने की कोशिश करता, वो आंखें तरेरती हुए कहती, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। धीरे धीरे वो बातें जो पहले रोमांस थी, ताने बन गईं। तुम लोग मिडिल क्लास हो ना, इसलिए इतनी छोटी सोच सकते हो। मेरे ऑफिस का प्यून भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। तुम तो जैसे किसी पुराने ज़माने के किरदार हो। तुम कभी मेरे लेवल तक नहीं आ पाओगे नितिन को लगता शायद यह उसका स्ट्रेस है। वो चुप रहता, मुस्कुरा कर कहता, कोशिश करूँगा और बेहतर बनने की। एक रात वैशाली ने शराब पी, किसी ऑफिस पार्टी से लौट रही थी। नितिन ने दरवाज़ा खोला तो वो लड़खड़ाती हुई अंदर आई और चिल्लाई, तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई थी? तुम क्या खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो? नितिन घबरा गया। मैं नहा रहा था, देखा नहीं। वैशाली ने गाल पर तमाचा जड़ दिया। किस हक से मुझे जवाब दे रहे हो? नितिन कुछ सेकंड तक सन्न खड़ा रहा। उसे अपने पिताजी की आवाज़ याद आई, रिश्ते में इज्जत ही बुनियाद होती है बेटा। उसने वैशाली की तरफ देखा, वो किसी विजेता की तरह हंस रही थी। अब रोने लगोगे? मर्द होकर इतने कमज़ोर हो? अब घर एक प्रेम का ठिकाना नहीं, एक जंग का मैदान बन चुका था। नितिन हर दिन उस घर में घुटता, लेकिन हर बार शायद कल सब ठीक हो जाएगा ये सोचकर बर्दाश्त करता।
वैशाली अब नितिन को अपने दोस्तों के सामने बेचारा, अयोग्य, घरेलू कहकर मजाक उड़ाने लगी। उसका फ़ोन चेक करना, उसे घर के कामों में उलझा कर रखना उसकी नई आदत बन चुकी थी। हर गलती की कीमत या तो गाली या फिर तमाचा या फिर 3 दिन की चुप्पी और अवमानना होती। एक दिन तो उसने गर्म चाय नितिन पर फेंक दी। कितना बुरा टेस्ट है तुम्हारे हाथ का। नितिन का हाथ जल गया, मगर वो सिर्फ अपनी माँ की आवाज़ याद कर रहा था। बेटा, बहू को कभी ऊंचा मत बोलना, शादी एक समझौता है, सब्र रखना। नितिन ने जब एक बार वैशाली की माँ को फ़ोन कर ये सब बातें बताने की कोशिश की तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अरे बेटा, लड़कियाँ थोड़ी तेज होती हैं आजकल, तुम समझदारी से काम लो। उनका दूसरे शब्दों में ये कहना था, तू मर्द है, सह ले। ऑफिस में किसी से कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कौन यकीन करता कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है और उसकी बीवी मारती है। शाम के 10 बजे नितिन की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक खालीपन था। वो महिला थाने पहुंचा, एक हाथ में चुप्पी, दूसरे में अर्जी, मैडम मुझे बचा लीजिए, वो मुझे रोज़ मारती है। एसएचओ प्रज्ञा सिंह उसे देखकर चौंकी थी। उन्हें लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगले दिन और उसके बाद हर रात उसी वक्त वही चेहरा, वही अर्जी। बस उसकी आंखों में अब आखिरी उम्मीद बाकी थी। 3 हफ्ते हो चुके थे। हर रात 10 बजे नितिन चौधरी थाने आता, अर्जी देता और बिना किसी गुस्से या बगावत के लौट जाता। उसकी अर्जी में कभी चीख नहीं होती, बस शब्दों की मायूसी होती। मैडम, वो मेरी गर्दन दबा देती है, कल चाय फेंकी, फ़ोन छीन लिया, आज माँ को फ़ोन किया तो कमरे में बंद कर दिया, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। अब एसएचओ प्रज्ञा सिंह को यह कोई मजाक नहीं लग रहा था। उनकी पुलिसिया नज़रें भाप चुकी थी। ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा, ये मर्द होने की वजह से इंसाफ से वंचित है। उन्होंने एक रात सब इंस्पेक्टर सविता से कहा, कल इसकी पत्नी की रूटीन ट्रैक करो, और हाँ, कल शाम हम दोनों भी उसके घर के बाहर सादी वर्दी में रहेंगे। कोई एक्शन नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। शाम के 7:45 बजे प्रज्ञा सिंह और सविता एक नीली स्कूटी पर सादे कपड़ों में अपार्टमेंट के सामने एक चाय की दुकान पर बैठ गईं। बिल्डिंग हाई फाई थी, सिक्योरिटी, सीसीटीवी, स्मार्ट लिफ्ट, लेकिन घरों में जो छुपा था वो कैमरे भी नहीं देख सकते थे। 8:15 बजे वैशाली ऑफिस से लौटी, हाथ में वाइन की बोतल, कंधे पर लैपटॉप बैग, मोबाइल पर तेज आवाज़ में, दम मारो दम मिट जाए गम। साथ में एक लड़का था, स्मार्ट, 24-25 साल का, जो बार बार उसके चेहरे पर देखकर मुस्कुरा रहा था। प्रज्ञा और सविता ने एक दूसरे की ओर देखा। यह कौन है? पता करो, ये रोज आता है क्या? नितिन रोज की तरह दरवाज़ा खोलता है। वैशाली लड़खड़ाती हुई अंदर आती है। तेरा चेहरा क्यों सूझा हुआ है? रो रहा था फिर से? नहीं, कुछ नहीं। तेरी ये बेचारों जैसी शक्ल से मुझे छीड़ होती है। खुद को मर्द कहता है। वैशाली, प्लीज़ प्लीज़, मुझसे प्लीज़ मत बोलना। और तभी धड़ाक, वाइन की खाली बोतल ज़मीन पर गिरी और नितिन की बाजू पर कांच की किरचें घुस गईं। आवाज़ भी नहीं निकालना, वरना तुझे तेरे मम्मी पापा के पास लकड़ी के डिब्बे में भेजूंगी। नीचे गाड़ी में बैठे एसएचओ प्रज्ञा और सविता के वायरलेस में आवाज़ आती है। मैडम, आवाज़ें आ रही हैं, अंदर झगड़ा जोर का है। प्रज्ञा सिंह ने गाड़ी स्टार्ट की। अब और इंतजार नहीं, आज इंसाफ दरवाज़ा तोड़ेगा। खट खट खट। पुलिस, दरवाज़ा खोलो। वैशाली सक पका गई। नितिन ज़मीन पर बैठा था, उसका हाथ खून से लथपथ। दरवाज़ा नहीं खुला तो पुलिस ने किक मारी। धड़ाम। अंदर का दृश्य देखकर खुद सविता कांप गई। कांच बिखरा हुआ, दीवार पर गिलास का निशान और नितिन के गाल पर ताज़ा लाल निशान। एसएचओ प्रज्ञा सिंह ने वैशाली को कंधे से पकड़ते हुए कहा, अब तू बड़बोली नहीं, अब कानून बोलेगा। वैशाली पहले तो हंसी। ही इज़ माई हस्बैंड, दिस इज़ आवर प्राइवेट मैटर, ही इज़ बीइंग ड्रामेटिक। प्रज्ञा सिंह मुस्कुराई। प्राइवेट मैटर? डोमेस्टिक वायलेंस इज ए पब्लिक क्राइम नाउ। अब मामला महिला नहीं, अपराधी का है। जैसे जैसे पूछताछ चली, वैशाली के चेहरे का रंग उतरता गया। नितिन ने सब दिखाया। डॉक्टर की रिपोर्ट, खरोचों के फोटो, जलने के निशान, ऑफिस मेल्स जिसमें वैशाली ने उसे एम्प्लॉय के सामने स्टूपिड डॉग कहा था। अब वो लड़का जो साथ आता था, रौनक, ऑफिस का जूनियर, वैशाली का अफेयर। उसके बयान ने सारा पर्दा हटा दिया। मैं कई बार उनके घर गया, कई बार मैंने देखा वो नितिन को डांटती, पीटती और हड़काती थी। वो तो बहुत सीधा आदमी है। रात ढल रही थी। नितिन अब थाने के कोने में बैठा था, हाथ पट्टी में, लेकिन चेहरा हल्का शांत। प्रज्ञा सिंह उसके पास आई, कुर्सी खींची और पहली बार कहा, माफ़ करना नितिन, हमें तुम्हारा दर्द समझने में वक्त लग गया। नितिन ने सिर झुकाकर कहा, मैं तो बस इतना चाहता था कि कोई एक दिन कहे, हाँ तुम सही हो और जो कर रही है वो गलत है।
एसएचओ ने एफआईआर दर्ज करवाई। धारा 498A, 323, 506 और आईटी एक्ट के तहत मानसिक उत्पीड़न और मारपीट का केस एफआईआर में लिखा गया। पुरुष पीड़ित है और आरोपी महिला। मीडिया में खबर उड़ी। पहली बार एक महिला टीम लीड कर घरेलू हिंसा का केस, पीड़ित उसका पति। लोगों ने मजाक उड़ाया, सोशल मीडिया पर मीम बने, औरत मारे और मर्द चुप रहे, क्या मजाक है। मगर प्रज्ञा सिंह ने एक बयान दिया जो पूरे देश में गूंजा। जब अत्याचार होता है तो वो अत्याचार होता है, चाहे पीड़ित पुरुष हो या औरत। इंसाफ का कोई जेंडर नहीं होता। फिरोजाबाद जिला अदालत की कोर्ट नंबर 3, केस स्टेट वर्सेस वैशाली मेहरा। अभियोग घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक शोषण और ब्लैकमेल। पहली बार एक मर्द कोर्ट में घरेलू हिंसा का पीड़ित बनकर खड़ा था। वैशाली की तरफ खड़ी थी एक महंगी वकील, तेज, चालाक, पॉलिश्ड भाषा। नितिन के साथ था खुद उसका दर्द और एसएचओ प्रज्ञा सिंह की गवाही। जिरह शुरू हुई। वकील ने पूछा, नितिन, क्या आपको शर्म नहीं आती ये कहते कि आपकी बीवी ने आपको पीटा? आप मर्द हैं या मजाक? पूरे कोर्ट में खामोशी। जज भी सीधे देख रहे थे। नितिन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर गहरी सांस ली और बोला, हाँ, मैं मर्द हूँ और मर्द भी दर्द महसूस करते हैं। हमें भी मार लगती है और अपमान भी, पर हम रोते नहीं क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है मर्द रोते नहीं। 2 सालों तक मैंने हर दिन अपने अस्तित्व को मारा। मेरी बीवी ने मेरी कमाई का मजाक उड़ाया, मुझे कमज़ोर, बेकार, नकारा कहा, ऑफिस पार्टी में मेरा अपमान किया और फिर घर आकर मुझे बर्तन साफ करने का आदेश दिया, ये कहकर कि तू तो निकम्मा है ही। हर रात मुझे नींद नहीं आती थी, डर से नहीं, बेइज्जती के बोझ से। मेरी माँ से मुझे बात करने की इजाज़त नहीं थी। मेरे पापा, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उन्हें उसने फ़ोन पर कहा, अपने निकम्मे बेटे को वापस बुला लो। नितिन का चेहरा सख्त था, आवाज़ भारी, लेकिन आंखों में आंसू। क्या आपको लगता है कि मर्द को दर्द नहीं होता बस इसलिए कि हमारे पास दाढ़ी है और मसल्स हैं? इंसानियत के जज्बातों में मर्द औरत नहीं होते। मेरे साथ जो हुआ वो अपराध था, जेंडर नहीं, किरदार की बर्बरता थी। मैं आज यहाँ इसलिए नहीं खड़ा कि दुनिया मुझे हीरो माने। मैं आज इसलिए खड़ा हूँ ताकि अगला कोई नितिन जो अपने घर में चुपचाप पिट रहा हो हिम्मत करे बोलने की, क्योंकि मर्दानगी सहने में नहीं, बोलने में है। एसएचओ प्रज्ञा सिंह ने गवाही दी। हमने नितिन के घर पर रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाए थे। जो सुना वो किसी भी पुलिस अफसर को झकझोर देने वाला था। वैशाली ने उस पर मानसिक आतंक किया, आत्महत्या की धमकी दी और उसके फ़ोन में जीपीएस लगाकर ट्रैक किया। वो उसे इंसान नहीं, कमज़ोर मर्द कहकर अपमानित करती थी। इस केस में आरोपी महिला है, लेकिन अपराध असली है और कोई जेंडर इसका कवच नहीं बन सकता। अदालत ने फैसला दिया, वैशाली मेहरा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नितिन को मानसिक चिकित्सा सहायता, कानूनी सुरक्षा और आर्थिक क्षतिपूर्ति दी गई। ये केस देश भर में चर्चा का विषय बन गया। जब एक मर्द भी पीड़ित हो सकता है तो क्या हमारा कानून तैयार है? स्टेज पर खड़ा नितिन, भीड़ में युवा लड़के लड़कियां, माता पिता, शिक्षाविद, पुलिस अधिकारी। उसने कहा, मेरे जैसे कई नितिन इस देश में होंगे जो मुस्कुराते हैं क्योंकि रोने की इजाज़त नहीं है, जो चुप रहते हैं क्योंकि आवाज़ उठाई तो मर्दानगी पर सवाल होगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ आपका वजूद कुचला जा रहा है तो चुप मत रहिए, क्योंकि जुल्म जब जेंडर देखकर नहीं करता तो न्याय भी बिना भेदभाव के होना चाहिए। भीड़ खड़ी हो गई, तालियों की आवाज़ देर तक गूंजती रही। दोस्तों, हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पीड़ित की पहचान उसके लिंग से नहीं, उसके घाव से होगी और न्याय सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, इंसानियत के लिए होगा। अब बताइए दोस्तों, ये दिल को छू लेने वाली और भावनात्मक कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अपने YouTube चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा सर। जय हिंद।